Hello students, welcome back. In previous lecture we saw the inverse hyperbolic function जिसके अंदर हमने देखा था कि sin iz था तो उसमें से वो जो sin hz में कन्वर्ट करते थे तो ये फॉर्मूला से कन्वर्ट होता था। तो ऐसे हमने फॉर्मूला कुछ देखे थे जिसका बार बार यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर भी इसका यूज आएगा, इवन आगे के जो चैप्टर्स आएंगे इसमें भी समटाइम्स ये यूज आता है। इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझाया था कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है। ओके, चलो अब आज का टॉपिक देखते हैं जिसके अंदर है लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर ये दो फॉर्मूला जो मैंने लिखे हैं ये बार बार यूटिलाइज होंगे। पहला फॉर्मूला है फॉर जनरल वैल्यू कि अगर आपको लॉग और अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो, रियल नंबर हो तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जीरो काउंट करके। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास log 2 है तो वो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं log 2 प्लस i इंटू 0, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब लॉगरिथम की वैल्यूज फाइंड करते हैं तब ये दो फॉर्मूला यूटिलाइज होता है, जिसमें से सबसे पहला है फॉर जनरल वैल्यू, सेकंड है प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू में सारी वैल्यूज कंसीडर होती है, मतलब के 360 डिग्री घूम के वापस आओ वो जो भी वैल्यूज आएगी वो सारी इंक्लूड होगी। 360 डिग्री घूमना यानी कि 2 पाई और बार बार घूमना यानी 2n पाई। ओके, उसकी वजह से सिर्फ इन दोनों फॉर्मूला में यही चेंज है कि यहाँ पे i के साथ 2n पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x है, थीटा जो एंगल आता है वहां पे, और यहाँ पे सीधा tan इनवर्स y अपॉन x है। सो दोनों में वेरिएशन कितना है, सीधा सिंपल जैसे मैंने बताया वैसे ही याद रखना है कि जनरल वैल्यू है दैट मींस के सारी वैल्यूज कंसीडर करना है। सो बार बार घूमता रहेगा दैट मींस 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 2n पाई। तो यहाँ पे आपको 2n पाई ऐड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू में 2n पाई करने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, सो उसके लिए ये सिर्फ फिक्स एक वैल्यू आएगी। ओके, सो ये दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन इसके अंदर होगा। इसके हम आज 3 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन समझ लो। शो दैट sin iz बार पूरा बार है, ओके, देन इज इक्वल टू sin i z बार। एक बार है पूरे टर्म का sin i z का और दूसरा है सिर्फ z का बार। ओके, तो ये शो दैट लिखा है, मतलब पहले मुझे शो करना है कौन से केस में, इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू n पाई i। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इसके इज इक्वल टू ये आंसर लाना है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, शो दैट लिखा है, ये लिखा है, उसके बाद ये लिखा है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ आपने 11th में भी यूज किया होगा। उसका मतलब ये होता है कि एक चीज आपको जो दी है उसके रिजल्ट के ऊपर से दूसरे को फाइंड करना है। वापस ऐसे ही आपको करना है कि मतलब दूसरा जो दिया है उसके ऊपर से जो प्रीवियस दिया है उसको भी फाइंड करना है, यानी वाइस वर्सा दोनों साइड काम करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है, एक टर्म आपको ये दिया है, ये कंक्लूजन है कि इसके इज इक्वल टू ये होता है, ये आपको प्रूव नहीं करना है, गिवन। इसके ऊपर से आपको क्या फाइंड करना है, z इज इक्वल टू n पाई i। ओके, दोनों सेम है, सो एक साइड दिखाओगे तो भी चलेगा। चलो सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है यहाँ पे ये वाला मैं यहाँ पे ले लेता हूं। सो लेट sin iz और उसका टोटल बार इज इक्वल टू sin i सिर्फ z का बार। ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात, साइन के अंदर एंगल के अंदर आई दिखे तो ऑलवेज आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इनवर्स हाइपरबोलिक का। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करो तो क्या होगा, साइन आई जेड की जगह ये बार एज इट इज साइन आई जेड की जगह हो जाएगा एच जेड। ओके, पर आई आगे आता है तो आई आ गया, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, उसी तरीके से करना है। इसी क्वेश्चन सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई करो तो साइन i की जगह h z बार एंड आगे आ गया। ओके, i दोनों साइड से अभी कैंसिल मत करना क्योंकि यहाँ पे टोटल बार है। ओके, सो देयरफॉर अब sin h z है, यहाँ पे sin h z बार है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखे थे कि sin h z है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, e रेज टू z माइनस e रेज टू माइनस z डिवाइड बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला देखा था, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा। क्यों, रीजन समझ में आना चाहिए कि ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो चलो यहाँ से ये जो बार था इसमें आई था, उसकी वजह से एच वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ये तो समझ में आ गया। बट एच में से ये क्यों कर रहा है, रीजन है मुझे ये आंसर लाना है। इसके अंदर कहीं पे भी साइन नहीं है, सिर्फ एक फिक्स वैल्यू है।
यानी साइन हटाना पड़ेगा। साइन हटाने के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है अभी के लिए। ओके, सो ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। अब पहली बात बार है। ओके, तो आई का बार मैं सेपरेट कर देता हूं, तो आई बार अलग हो जाएगा, ये बार ऐसे ही रखता हूं मैं, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो साइन एच जेड की जगह ई रेज टू जेड माइनस ई रेज टू माइनस जेड बाय 2 एंड टोटल ये जो बार है पूरा का पूरा एज इट इज। ओके, सिर्फ आई का मैंने सेपरेट कर दिया। इसी इक्वल टू ये आई एज इट इज, ये फॉर्मूला जैसे इसमें अप्लाई किया वैसे यहां पे अप्लाई करो, तो क्या होगा ई रेज टू, यहां पे जेड था तो यहां पे जेड आया था, जेड बार है तो अब आएगा जेड बार माइनस ई रेज टू माइनस जेड बार डिवाइड बाय 2। ओके, एक्साइटमेंट में दोनों साइड कैंसिल मत करना, जब रिक्वायर्ड जो लगता है तभी कैंसिल करेंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर से ये चीज लानी है तो संभाल के हमें कैंसिल करना है। ओके, अब आई बार मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर चालू हुआ था तब मैंने समझाया था, बार का मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट के अंदर हम क्या करते हैं, तो मैंने समझाया था कि अगर x प्लस आई वाई है उसका कॉन्जुगेट चाहिए तो आंसर क्या मिलता है x माइनस आई वाई। दैट मीन्स ये जो इमेजिनरी नंबर होता है वो क्या हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि साइन बदल जाती है। तो सिमिलरली आई इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो आई वाला जो है उसमें बार है, कॉन्जुगेट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस आंसर है तो माइनस आंसर हो जाएगा, यानी कि माइनस आई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बार अप्लाई करो, तो बार के अंदर जैसे प्रॉपर्टीज में बताया था वैसे ही ये सारे बार सेपरेट हो जाएंगे, प्लस माइनस केस में सेपरेट हो जाते हैं। ई के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई होता है, तो जेड है तो जेड के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, ये ध्यान रखना, ई बार मत कर देना, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वहीं पे कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है तो वहीं पे बार लेना है, तो जेड के ऊपर आ जाएगा, सो ई रेज टू जेड बार माइनस ई रेज टू माइनस जेड बार एंड अपॉन 2। जैसे इसमें समझाया मैंने अभी कॉन्जुगेट का डेफिनेशन इसी तरीके से होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जहां पे होता है वहीं पे बार एग्जिस्ट करता है। इमेजिनरी पार्ट नहीं है, नॉर्मल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 है तो सॉरी यहाँ पे 2 है तो 2 का बार अप्लाई करूं या ना करूं सेम आंसर ही रहेगा, क्योंकि वहां पे इमेजिनरी वैल्यू ही नहीं है, और इमेजिनरी वैल्यू है तभी वहां पे वो चेंजेस आता है प्लस का माइनस, बाकी आगे का x जो है रियल पार्ट वो तो सेम ही रहता है। ओके, सो इसकी वजह से मैंने सिर्फ z पे अप्लाई किया, बाकी किसी पे उसका इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, इज इक्वल टू आई ई रेज टू जेड बार माइनस ई रेज टू माइनस जेड बार डिवाइड बाय 2। ओके, चलो इतना पार्ट मिल गया। अब आगे का पोर्शन, आंसर आपको क्या चाहिए वो ध्यान में रखना है, उस हिसाब से ही कैंसिल आउट में करूंगा। चलो, तो पहले तो 2 की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे इस तरीके का आंसर चाहिए एन पाई आई वाला, तो ये टर्म्स की जरूरत पड़ेगी ई रेज टू जेड बार वाली, वो कैंसिल आउट नहीं करता। अगर आप चाहो तो देखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म सेम है, मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, बट सोचो अगर ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो सिर्फ आई बचेगा, ना जेड ना एन ना पाई, सिर्फ आई वाला, यानी कि आंसर आपको मिलेगा नहीं। ओके, सो कैंसिल आउट नहीं करा, 2 कैंसिल आउट कर दो, उसकी जरूरत नहीं है, तो दोनों साइड से 2 कैंसिल आउट हो गए। ओके, देन ये जो बचा है उसमें सॉर्ट आउट करते हैं। सो देयरफॉर ये पोर्शन माइनस वाला जो है, तो माइनस वाले के अंदर क्या करना है कि ये जो आई है यहां पे भी आई है, सो दोनों साइड से आई कैंसिल आउट कर देता हूं। ओके, सो ये आई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई की जरूरत है, बट वो मैनेज यहां से हो जाएगा, जो जेड बार है उसके अंदर से मैनेज हो जाएगा। सो आई दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं, सो आई कैंसिल आउट करूं तो यहाँ पे माइनस बचेगा, ये माइनस अंदर इंक्लूड कर देता हूं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस स्टेप हो जाएगा, माइनस ई रेज टू जेड बार माइनस माइनस प्लस ई रेज टू माइनस जेड बार इज इक्वल टू, इस साइड से आई निकल गया, 2 निकल गया, सिर्फ इतना टर्म बचेगा रिमेनिंग एज इट इज जेड बार माइनस ई रेज टू माइनस जेड बार। ओके, अब मर्ज कर दो, माइनस की वजह से अब ये सारे टर्म क्या हो गए, सिमिलर हो गए, मतलब दूसरी साइड ले जाऊंगा तो मर्ज हो जाएंगे। तो जैसे कि ई रेज टू माइनस जेड बार है, ये ई रेज टू माइनस जेड बार है, माइनस वाला इस साइड लाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ई रेज टू जेड बार, इस साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई रेज टू जेड बार, और ये जो ट्वाइस है, सो यहां से क्या करना है, ट्वाइस हो जाएगा दोनों स्टेप्स। तो पहले ये जो ई रेज टू जेड बार है दूसरा वाला इस साइड ट्रांसफर करता हूं तो डबल हो जाएगा, सो माइनस 2 ई रेज टू जेड बार। सिमिलरली ये स्टेप है,
इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, सो प्लस 2 e रेज टू z बार इज इक्वल टू इस साइड रहेगा 0। ओके, चलो इतना मैनेज हो गया। अब ये माइनस वाला स्टेप है, तो बैलेंस करने के लिए ये इस साइड ले लेता हूं, सो 2 e रेज टू z बार, सॉरी ये वाला स्टेप माइनस रहेगा, सो 2 e रेज टू z बार इज इक्वल टू ये स्टेप इस साइड जाएगा, तो 2 e रेज टू माइनस z बार, सॉरी माइनस z बार इज इक्वल टू z बार। ओके, अगेन समझा देता हूं, सेम स्टेप था, तो इसमें से दोनों स्टेप्स मैंने इस साइड इंक्लूड किए, तो z बार वाला z बार के साथ मिक्स हो गया, ये प्लस था इस साइड आया तो माइनस हो गया, तो ये मर्ज हो गया। सिमिलरली ये था माइनस वाला, तो इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, तो ये स्टेप डबल हो गया। अब ये प्लस है इसलिए एज इट इज रखा, माइनस वाला स्टेप इस साइड ले गया, तो इतना मिला, दोनों साइड से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो रिमेनिंग टर्म इज e रेज टू माइनस z बार इज इक्वल टू e रेज टू z बार। ओके, इसको भी अभी सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे आंसर z इज इक्वल टू n पाई चाहिए, मतलब सिंगल, दोनों साइड ऐसी वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं। तो सॉल्व करने के लिए सीधा सिंपल e रेज टू माइनस z बार, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन e रेज टू z बार लिख सकता हूं। ओके, किसी की भी पावर माइनस है तो अपॉन में उसको मैं प्लस करके लिख सकता हूं, सो e रेज टू z बार। अब ये स्टेप सिमिलर है, इस साइड जाएगा तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है और दूसरा एक एक्स क्यूब मिले तो आप आंसर क्या बनाते हो, अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन, यानी कि एक्स रेज टू 5। सिमिलरली ये 1 एज इट इज रहेगा, e रेज टू z बार ऑलरेडी है और दूसरा आया, यानी बेस सेम है तो दोनों का क्या होगा, एडिशन, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, सो आंसर रहेगा e रेज टू 2z बार। ओके, चलो इतना हो गया। मुझे आंसर में z नीचे चाहिए, ओके, पावर में नहीं, तो ये z नीचे लाने का एक ही तरीका है, दोनों साइड लॉग अप्लाई करो। ये टर्म उल्टा लिख देता हूं मैं, सो लॉग e रेज टू 2z बार इज इक्वल टू लॉग ये 1 एज इट इज। ओके, देन ये 2z बार नीचे ले लो, पावर नीचे आ जाएगी, सो 2z बार लॉग e इज इक्वल टू लॉग 1, देन 2z बार एज इट इज, लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1, सो एज इट इज रहेगा 2z बार इज इक्वल टू बचेगा लॉग 1। बट जैसे मैंने अभी समझाया था, आपको वैल्यू कैसे चाहिए, n पाई i, n पाई चाहिए। n पाई मतलब कहां पे आता है, जनरल वैल्यू के अंदर, मतलब मैं ये सीधी वैल्यू log 1 की 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा। आप रख सकते हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो ये आंसर राइट होगा, log 1 की जगह 0 रखो, सॉल्व करो, आंसर जो मिलता है वो राइट होगा। ओके, बट मुझे यहाँ पे कुछ प्रूव करना है और उसमें चाहिए n पाई i। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि इसकी log की जनरल वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर होना जरूरी है, तो अब मैं क्या करूंगा, 1 की जगह लिखूंगा 1 प्लस 0 i। ओके, और वहां पे अप्लाई करना है जनरल वैल्यू। कहीं पे भी मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि जनरल चाहिए या प्रिंसिपल चाहिए, पता चलता है n पाई की वजह से, n पाई चाहिए वो यहीं पे आता है जनरल वैल्यू के अंदर। ओके, चलो तो वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो देयरफॉर 2z बार इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस 0 i है, तो कंपेयर करो, x की जगह क्या मिलेगा 1, y की जगह क्या मिलेगा 0, वो x y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो लॉग अंडर रूट x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, y की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी सिर्फ बचेगा अंडर रूट 1 प्लस i 2n पाई, देन यहाँ पे क्या है tan इनवर्स y अपॉन x, सो प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू 0 अपॉन x की वैल्यू है 1, सो देयरफॉर 2z बार इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला है log, ओके, log अंडर रूट 1 है, सो अंडर रूट का तो वही होगा, सो log 1 बचेगा प्लस i, यहाँ पे क्या है 2n पाई, tan इनवर्स 0 अपॉन 1 यानी कि 0 बचेगा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही रहती है, तो सिर्फ मिलेगा इतना आंसर। अब सॉल्व करो, अब यहाँ पे log 1 प्लस 0 i करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूला के अंदर ऑलरेडी जा चुके हो, तो log 1 का डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, सो देयरफॉर 2z बार इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 0 निकल जाएगा, i बचेगा 2n पाई, यानी 2n पाई i, 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सो z बार इज इक्वल टू n पाई i बचेगा। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, सॉरी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे z बार है। ओके, क्वेश्चन के अंदर z बार है, सो आपको जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। n आपका कहां पे बिलोंग करता है, z यानी कि इंटीजर नंबर में,
यानी कि कैपिटल Z लिखा है तो इंटीजर नंबर में बिलोंग कर रहा है। बाकी वैसे तो उसको जरूरत नहीं है, आपको जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। प्रूव दैट i रेज़ टू i, ये एक वैल्यू दी है, इज रियल रूट। रियल रूट का मतलब क्या होगा कि सिर्फ आपके पास उसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, i वाला पार्ट नहीं आएगा। आंसर आपको वैसा लाना है, ओके। एंड देन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन लॉग i रेज़ टू i। यहां से वैल्यू फाइंड करोगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, सीधा आपको आंसर आ जाएगा, बार बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब पहली क्लियर बात है, i रेज़ टू i की मुझे वैल्यू लानी है, ओके। रियल रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे वैल्यू लाने के लिए मुझे इसको किसी के साथ में प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या लेते हैं, z, तो वैसे ही यहाँ पे ले लेता हूं लेट z इज इक्वल टू i रेज़ टू i। इससे बेनिफिट ये रहेगा, अब दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है इसकी वजह से। सो log z इज इक्वल टू log i रेज़ टू i, दोनों साइड अप्लाई किया, देन log z एज इट इज, यहां से पावर लॉग में जैसे आगे आती है वो आगे आ जाएगी। सो i log और यहां पे बचेगा i। मुझे वैल्यू चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला, यानी सीधा, उसमें 2 n पाई ऐसा कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो पहले तो इस तरीके से मुझे बनाना पड़ेगा। तो i log, ये i वाला पार्ट दिया है, ओके, रियल नंबर नहीं है तो रियल नंबर 0 कंसीडर करो, प्लस i इंटू 1, ओके। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर ये आपकी xy, इसके फॉर्मूला में xy वाली जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा, ओके। सो i, अब कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 1, तो x की जगह 0 और y की जगह 1 इस पूरे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। सो log, यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 0 1, 1 का अंडर रूट 1, सो डायरेक्टली सीधा log 1 प्लस i tan इनवर्स, y की वैल्यू क्या है आपकी 1 अपॉन x की वैल्यू है 0। सो i log 1 का आंसर होगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर दूसरा i है, i बचेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 0 यानी कि किसी के भी अपॉन में 0, तो क्या मिलेगा इंफिनिटी। सो tan इनवर्स इंफिनिटी मिलेगा, ओके। i इंटू i मिक्स हो जाएगा, सो देयरफॉर log z इज इक्वल टू i स्क्वायर, tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू, tan में इंफिनिटी कहां पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है, सो इसका आंसर क्या मिलेगा, ओनली पाई बाय 2। सो log z इज इक्वल टू, i स्क्वायर का आंसर क्या होता है -1, सो आंसर आएगा माइनस पाई बाय 2। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे z का आंसर क्या मिलेगा, log इस साइड जाएगा तो e रेज़ टू हो जाएगा, यानी ये वैल्यू e की पावर में चली जाएगी, ओके। सो z का आंसर मुझे क्या मिला, e रेज़ टू माइनस पाई बाय 2, और अपना z क्या था i रेज़ टू i, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो वैल्यू मिल गई। रियल रूट है ऐसा प्रूव करना है, तो देखो इसमें कहीं पे भी आपका i वाला पार्ट नहीं दिया, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सो दैट इज अ रियल नंबर, जो उसको मैं रियल रूट भी बोल सकता हूं। तो z रियल रूट है, ये यहां पे प्रूव हो गया। सो हेंस i रेज़ टू i इज अ रियल रूट। अब इसके ऊपर से मुझे क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू साइन log i रेज़ टू i, तो i रेज़ टू i की, यानी कि वो log z वाली यहाँ पे वैल्यू दी है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो नाउ साइन log i रेज़ टू i, i रेज़ टू i को मैंने यहाँ पे z प्रेडिक्ट किया था, मतलब ये जो log z है वो आपका log i रेज़ टू i है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 2, एंड साइन इज अ ऑड फंक्शन, सो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। सो माइनस साइन पाई बाय 2, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाय 2 क्या होगा 1 होगा, सो माइनस साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, यानी ये आपका आंसर मिला इसका -1, ओके। सो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी फाइंड हो गई। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट ऑलरेडी मैंने इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके log i रेज़ टू i की वैल्यू फाइंड की थी, तो दूसरी बात जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने वो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, ओके। चलो अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है समझने के लिए भी और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी। इसके अंदर लॉजिक क्या दिया है कि कैपिटल लॉग दिया है,
पहली बात कि कैपिटल लॉग देख रहे हो तो आपको कुछ अलग दिखेगा। ओके, तो कैपिटल लॉग दिया है, आई क्यूब दिया है, आंसर लिखा है 3 log i, यानी कि नॉर्मल लाइफ में हम log i क्यूब है तो हर बार ऐसे लिखते हो। जैसे अभी इसमें लिखा था log i रेज़ टू i था, तो ये पावर वाला i मैंने आगे लिख दिया था। ओके, तो यहां पे भी सिमिलरली ऐसा ही करते हैं, बट इसने ऐसा दिया है कि कैपिटल लॉग हो तो उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब सेम नहीं होता, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो ऐसा रीजन क्या है, तो इसके लिए पहले मैं कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग के बीच का डिफरेंस क्या है वो समझा देता हूं। अगर मेरे पास कैपिटल लॉग x है तो उसको हम क्या लिखते हैं, log 10 बेस x। ओके, और नॉर्मल लाइफ में हम log x लिखते हैं, उसमें यहां पे बेस नहीं लिखते, मतलब वहां पे बेस कौन सा कंसीडर होता है, log e बेस x। दैट मीन्स कि log e बेस x होता है, उसमें पावर जो होती है वो आगे लिख सकते हो, 10 बेस में मैं वो नहीं लिख सकता। सो ऑलवेज याद रखना, कभी भी आपको कैपिटल लॉग दिया है दैट मीन्स कि वो क्या है, 10 बेस वाला लॉग है। ओके, सिमिलरली अगर आपको ln दिया है तो ln भी आपका e बेस x का ही होता है। ओके, वो कैल्शियम में आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो उसमें आपको कई बार जरूरत पड़ती है। सो ये लॉजिक था एक्चुअली समझने के लिए, क्वेश्चन के लिए इसकी जरूरत नहीं है। आपको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लाओ, राइट हैंड साइड का आंसर लाओ, और दोनों इक्वल नहीं है ऐसा मुझे दिखाओ। ओके, सो सॉल्यूशन, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। सो LHS इज इक्वल टू log i क्यूब। ओके, अब सॉल्व करने के लिए ये कैपिटल लॉग है, कैपिटल लॉग लेके रखोगे तो भी चलेगा, पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल या जनरल वैल्यू की, तो इसमें हम स्मॉल लॉग कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए मैं स्मॉल लॉग लिख रहा हूं। ओके, बट याद रखना वो आपका कैपिटल ही है, दैट मीन्स के 10 बेस वाला ही है। ओके, और अगर चाहो तो आप यहाँ पे 10 बेस कंसीडर कर सकते हो। ओके, चलो इतना लिखा, देन इज इक्वल टू log i क्यूब। अब log i क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कि i क्यूब i रेज़ टू 4 i रेज़ टू 5, ये वैल्यू ट्रिक भी बताई थी कैसे फाइंड करनी है। i क्यूब है, डायरेक्टली फाइंड कर देते हैं कि i स्क्वायर इंटू i लिख सकता हूं, i स्क्वायर का आंसर होता है -1 इंटू i, यानी कि -i होगा, तो i क्यूब की जगह मैंने -i कर दिया। बाय मिस्टेक पावर आगे लेके सॉल्व मत कर देना, क्योंकि आपको वही प्रूव करना है कि पावर आगे नहीं आ सकती, तो ये स्टेप मैं नहीं कर सकता क्योंकि 10 बेस है। सो -i लिखा, अब यहाँ पे मैं ये वैल्यू अप्लाई करूंगा, प्रिंसिपल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जनरल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सो डायरेक्टली अप्लाई करो। अब उसके लिए पहले तो x और y आइडेंटिफाई करो। सो log x रियल रूट नहीं है तो 0 होगा, प्लस i इंटू यहाँ पे क्या है -1। ओके, मैंने सेपरेट कर दिया इसको x प्लस i बाय फॉर्म में, सिंपल किया है, i वाला स्टेप है, उसके आगे -1 है तो i के साथ -1 लिख दिया और आगे 0 कर दिया। ओके, सो बेसिकली कंपेयर करो तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 0 मिलेगी, y की वैल्यू -1 मिलेगी, जो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सो log, पहला स्टेप है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर करूं तो +1 ही होगा, +1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, सो अगेन log 1 प्लस i tan इनवर्स, y की वैल्यू क्या है -1 एंड अपॉन x की वैल्यू है 0, सो log 1 का आंसर 0 होगा, i एज इट इज, tan इनवर्स सेम जैसे इसमें आया था, अपॉन में 0 है तो इन्फिनेटिव आएगा, tan इनवर्स इन्फिनेटिव का आंसर क्या होता है पाई बाय 2, तो ये मिला मुझे log i क्यूब की वजह से। ओके, तो इसका आंसर मुझे क्या मिला i पाई बाय 2। अब दूसरे का आंसर मैं फाइंड करूंगा, वो भी अगर सिमिलर आता है या नहीं आता वो चेक करना है। वैसे तो शो दैट लिखा है, सो डेफिनेटली सिमिलर नहीं आएगा, ये मैं इस साइड फाइंड करता हूं। सो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब राइट हैंड साइड की वाली। सो RHS इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपका 3 log i, सो 3 कैपिटल log i। सॉल्व करने के लिए मैं स्मॉल कंसीडर कर रहा हूं, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो 3 log i, अब i की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे इसमें बनाया था कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ,
आई दिया है मतलब कि आपका इमेजिनरी नंबर है, तो रियल नंबर क्या हो गया 0। इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं है मतलब इंटू 1 तो हो गई, जैसे उसमें माइनस होना। कंपेयर करो, x की जगह 0, y की जगह 1, वैल्यू फाइंड आउट करो। सो 3 लॉग, यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट 1, सो सिर्फ बचेगा लॉग 1 प्लस i tan इनवर्स अगेन y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, बार बार वही वैल्यू आ रही है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/0 मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, सो tan इनवर्स इंफिनिटी। 3 log 1 का आंसर क्या होगा 0 प्लस i tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू π/2, ये क्या हो गया 0 हो गया। देन ये सॉल्व होगा, ये 0 हो गया तो यहां पे बचेगा i π/2, हाँ सॉरी यहाँ पे एक्चुअली मैं ब्रैकेट भूल गया, सो ये पूरी वैल्यू आपके ब्रैकेट के अंदर, एक्चुअली ये 3 है वो टोटल आपका पूरी वैल्यू का है, ओके। सो ब्रैकेट के अंदर रखना है, सो log 1 यहाँ पे 0 प्लस i tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू आएगी π/2, सो ये 0 हो गया, बचेगा i π/2 इंटू 3, सो 3i π/2, ये वैल्यू मिली मुझे 3 log i की, यानी कि राइट हैंड साइड। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, तो i π/2 तो दोनों के अंदर आता है, पर यहां पे एक्स्ट्रा 3 स्टेप आया, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है log i क्यूब नॉट इक्वल टू 3 log i, ओके। सो इससे बेसिक साइंस इतना भी पता चलता है, तो जब भी आपका log 10 बेस का है तो आप पावर नीचे या आगे ले जा नहीं सकते, ओके। वो फाइंड आउट हमने किया प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्मूला के ऊपर से, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तीनों सम सिमिलर है, एक ही दोनों फॉर्मूला, ये जो है लॉगरिथम के उसी पे डिपेंड करता है। ऐसे 2-3 सम आपको मैं वर्कशीट में सॉल्व करने दे दूंगा। इनकेस फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।